हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। नो डाउट करनी भी चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास एक राइट टाइम है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। क्योंकि आप अभी जितना रिवाइज करोगे ना, उतना ही काम आने वाला है आपके बोर्ड के एग्जाम्स में। तो ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए हम डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आते हैं। देखिए, वेलकम इन PYQ सीरीज़। ठीक है, ये क्या PYQ सीरीज़? एक्चुअल में ये जो PYQ सीरीज़ में चलाऊंगा, ये आपके MCQ से रिलेटेड रहेगी, सोशल साइंस के स्पेशली। आपको पता है आपका पेपर 80 मार्क्स का रिटन फॉर्मेट में आता है, 20 मार्क्स आपको स्कूल से मिलते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल तो आपका पेपर हो जाता है 100 मार्क्स का, राइट। अब हम जो बात करने वाले हैं, रिटन फॉर्मेट में जो 80 मार्क्स का पेपर आता है आपका, उसमें से 20 मार्क्स के आपके क्या आते हैं? MCQs। और SST में जो भी बच्चा बहुत अच्छा स्कोर करना चाहता है, ऑब्वियस सी बात है, उसे 20 में से जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन वो सही कर सकता है, उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे, उतना ही अच्छा स्कोर कार्ड में आपका नंबर आएगा SST से रिलेटेड। तो हम कैसे करने वाले हैं सीरीज को स्टार्ट, क्या क्या करने वाले हैं? तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाई शुड यू ज्वाइन दिस सीरीज? आपको ये सीरीज ज्वाइन क्यों करनी चाहिए? ठीक है, देखो, आपने अब तक बहुत ज़्यादा स्टडी कर लिया, रिवाइज कर लिया, चीज़ों को समझ लिया, तो फिर आपके पास बचता क्या है? आपके पास कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। जब आप प्रैक्टिस करोगे MCQs की, जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपको आइडिया लगेगा कि मेरे कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और कितने रिवाइज करने हैं। दूसरा क्या है कि टाइप्स ऑफ MCQs, कि कितने यानी कितने टाइप्स के MCQs बनते हैं। असर्शन रीजन, फैक्ट वाइज। देखो, कुछ असर्शन रीजन आएंगे, कुछ फैक्ट वाइज आएंगे, कुछ बहुत ज़्यादा लेंथी होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा शॉर्ट होंगे। और नेक्स्ट टाइप कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जो आपके बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट, अब तक क्या है, आपने केवल चीज़ों को रीड किया है, बट उतना प्रैक्टिस हो ही नहीं है आपकी, नॉट प्रैक्टिस इनफ। तो ये भी काम आपका यहाँ से क्लियर होगा। और दूसरी चीज़ क्या, टेक अ वेरी शॉर्ट टाइम, यानी कि एक वीडियो तकरीबन 20 मिनट की हुआ करेगी, आप उसको अराउंड 1.5x की स्पीड पे देख सकते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले स्टडी करो, रीड करो, यानी वीडियो पॉज कर लो, क्वेश्चन को पहले स्टडी करो कि हाँ, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, फिर आप उसका रिप्लाई करो, फिर मेरी बात में एक्सप्लेनेशन सुन लो। तो आपके लिए मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट का ये काम होगा डेली का। 7 से 8 वीडियोज़ आएंगी, जिसमें हम 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ से एक आइडिया लग जाएगा और आपका अपने आप ही स्कोर अपग्रेड होगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं। पहला वीडियो, पहला क्वेश्चन, तो ये आपको जवाब देना है। देखो, ये क्वेश्चन है कि चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। इसमें मैच्ड पेयर देखना है कि गांधी सागर चंबल, हीराकुंड गोदावरी, नागार्जुन सागर कावेरी और सलाल ब्यास। अब आपको देखना है कि कौन सा डैम एक्चुअल में है, कौन सा डैम, ये जो रिवर प्रोजेक्ट है, सॉरी, कौन सा डैम है जो किस रिवर पे बना है। तो सबसे पहले हीराकुंड की बात कर लेते हैं। देखो, हीराकुंड है आपका उड़ीसा में और इसकी रिवर है महानदी। ठीक है, नागार्जुन सागर ये आपका एक्चुअल में तेलंगाना में है। ठीक है, इसकी जो रिवर है वो कृष्णा है। नेक्स्ट डी ऑप्शन है सलाल, जो एक्चुअल में आप याद कर सकते हो इसे हलाल से। हलाल कहाँ होता है? जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका जो स्टेट है वो जम्मू एंड कश्मीर है और इसकी जो रिवर है वो चेनाब है। ठीक है, अब जो आपके पास जो राइट ऑप्शन बचा गांधी सागर है, ये एक्चुअल में आपका MP में है और इसका जो मतलब ये चंबल रिवर पे ही है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, अब ये आए थे आपके इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिला। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जितने भी डैम्स हैं, कौन सा डैम्स किस रिवर पे लोकेटेड है, तो प्लीज़ एक बार इसको अच्छे से अपने माइंड में क्लियर बैठा लो। देखो, इजी था, आप समझ सकते थे। हीराकुंड भाई गोदावरी पे नहीं है, गोदावरी पे नहीं है तो फिर कहाँ है? महानदी पे है। तो ये चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, ये देखो, उससे भी बेसिक क्वेश्चन आया, विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर। अच्छे से आपने पढ़ा है तो इसका लगा दो कि जूट। इन क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। गोल्डन फाइबर, जूट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टडी वाला है, पढ़ो इसे सबसे पहले। रीड द कैरेक्टरिस्टिक गिवन इन द बॉक्स, आइडेंटिफाई द कोल फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। यानी इन कैरेक्टरिस्टिक, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना है और आइडेंटिफाई करना है किस टाइप का कोल है। तो दिस इज अ लो ग्रेड ब्राउन कोल। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रिंसिपल रिजर्व आर इन द ने वैली इन तमिलनाडु। ठीक है, इट इज़ अ सॉफ्ट विद द हाई मॉइस्चर कंटेंट। ऑब्वियस सी बात है, लिग्नाइट है। पर आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक में जाना है, कोल के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी कर लेना है, चारों कोलों के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ से। चाहे वो आपसे क्वेश्चन में पूछ ले ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप इस तरह से पूछा है, ऐसे भी पूछ सकता है। हो सकता है आज लिग्नाइट डाल दिया है, कल वो बिटुमिनस का पूछ ले, पिट का पूछ ले, एंटासाइड कोल का पूछ ले।
तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है, तो कॉल जाके आज अच्छे से स्टडी कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो ये बिल्कुल फैक्ट वाइज क्वेश्चन है कि विच स्टेट इंडिया हैज़ द मैक्सिमम एरिया अंडर द परमानेंट फॉरेस्ट। तो भैया कौन सा फॉरेस्ट, कौन सा स्टेट है जो परमानेंट फॉरेस्ट में है? तो एमपी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए हेक्टिक हो सकता है। हेक्टिक तो नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जिस बच्चे की बहुत ज़्यादा रहेगी वो अच्छे से कर पाएगा। पहले पढ़ो इस क्वेश्चन को, ठीक है। बेल्जियम टुक सम मेजर्स, बेल्जियम ने ऐसे क्या मेजर्स लिए टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है। वो सॉल्व द प्रॉब्लम भाई किसको लिए? जिसमें बेल्जियम के अंदर मेजोरिटेरियनिज्म क्रिएट ना हो, सबको इक्वल राइट्स मिले, उन्होंने वो सॉल्यूशन फाइंड किया। तो देखते हैं पहला, फॉर्मेशन ऑफ अ कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो भाई राइट है, कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन बनाया था, ठीक है। फॉलोइंग मेजोरिटेरियन पॉलिसी, नहीं ये श्रीलंका ने फॉलो की थी, ठीक है, तो सेकंड नहीं है। थर्ड देखते हैं, वाई प्रोवाइडिंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज ग्रुप्स, बिल्कुल सही बात है, ये क्वेश्चन तो ठीक है। फोर्थ वाला, बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट, ये भी ठीक है, ठीक है। तो इसका राइट का आंसर क्या होगा? फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, तो ये वाला हो गया। अब इसी में मैं आपको एक टेक्निक सिखाता हूँ, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसका यूज भी करते हैं। होता क्या है, देखो आपने यहाँ पढ़ा फॉलोइंग मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसी, तो आपको पता है कि ये तो यार स्टेटमेंट गलत दिया है। अब यहाँ यहाँ एलिमिनेशन टेक्निक कहाँ लगती है? जिस जिस ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन सेकंड दिया है वो ऑप्शन गलत है, इसमें दिया है ये गलत है, इसमें दिया है ये गलत है, इसमें भी दिया है ये भी गलत है, तो आपका भाई ऑब्वियस सी बात है आपके तीन तो गलत हो गए, राइट आंसर मिल ही जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक, ठीक है। एक मिनट, आइए, हाउ इज डेमोक्रेसी बेटर, कैसे डेमोक्रेसी बेटर है अदर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। कंपैरिजन पूछा है, अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से डेमोक्रेसी किस तरह से बेटर है। इट प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग एलीट्स, एलीट्स में इक्वलिटी प्रमोट कराती है भाई, नहीं भाई, नॉट एलीट्स, ठीक है। अमीरों में इक्वलिटी कहाँ मिलती है? डेमोक्रेसी में तो सबको मिलती है ना, क्योंकि वोटिंग राइट सबके पास होता है एक एज के बाद। इट प्रमोट्स टेंडेंसी टू प्राइवेट ऑनरशिप, नहीं भैया ये भी नहीं है कि केवल टेंडेंसी, कुछ भी जैसे प्रमोशन देना या फिर कुछ भी उन्हें वेलफेयर के लिए देना, तो प्राइवेट ओनरशिप के लिए नहीं होता, वो सबके लिए होता है, ठीक है। इट इंक्रीजेज द इंडिविजुअलिज्म। देखो एक क्वेश्चन तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चा फंसता कहाँ है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, हाउ इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, कि भाई डेमोक्रेसी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से किस तरह से बेटर है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, देखो ये बोल रहा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो बच्चा कहेगा इट इंक्रीजेज द इंडिविजुअलिज्म, तो बच्चा यहाँ भी कंफ्यूज हो जाता है, पर आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ये ऑप्शन है ही नहीं है। देखो इट एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये डिग्निटी बढ़ाता है लोगों की, कैसे बताता हूँ। देखो यहाँ मिलते हैं लोगों को राइट्स, लाइक फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, वोटिंग राइट, तो जब ये राइट्स मिलते हैं ना, तो इससे क्या है, व्यक्ति की डिग्निटी बढ़ती है भाई, समझ में आ रहा है। तो ये इसका राइट आंसर ए है, ठीक है। एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस क्वेश्चन को, फिर अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। चलिए, 7th क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ अ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज ऑन द चूज करेक्ट ऑप्शन। यानी भाई नॉर्मल से होता है, अगर इंडिया कल को लैंग्वेज बेस पे स्टेट्स को बनाए, तो एक बार पढ़ लेते हैं, सॉरी, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। वही भैया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को अगर लेकर आया जाए तो किस तरह से सिनेरियो चलेगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्गर। तो भाई पहला तो सही है, अगर मान लो कल को हम ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को डिज़ाइन करते हैं, जैसे हुआ भी है, जैसे आप देखो साउथ के जितने भी स्टेट्स हैं, इधर से तेलंगाना, इधर से आंध्र प्रदेश, ठीक है, इधर से तुम्हारा तमिलनाडु, केरला, ये सब ऑन महाराष्ट्र, गोवा स्पेशली, ये सब कैसे बने? ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज ही बने। क्यों? क्योंकि भाई नॉर्मल सी बात है, यहाँ साउथ में थोड़ा, इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, यू नो वेरी वेल, ठीक है, तो भाई ये हिंदी के साथ उतने फिट नहीं बैठ पाते थे, तो इन्होंने अपनी अपनी खुद की लैंग्वेज की स्टेट्स की डिमांड की कि हमको चाहिए, ठीक है। मैंने आपको स्पेशली क्लास में कई बार बताया भी होगा, एक व्यक्ति, ठीक है, पुट नाम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा, बट
ठीक है। सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर। बिल्कुल सही बात है भाई। देखो तेलंगाना का अगर कोई भी व्यक्ति अपने ऑफिस में जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में, वो कुछ भी बात करता है, अगर वहाँ हिंदी बोली जाएगी तो मुझे नहीं लगता वो उतना कंफर्टेबल हो पाएगा। इंग्लिश बोली जाएगी शायद कंफर्टेबल हो जाए, पर तेलुगु बोली जाएगी तो एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो जाएगा, जो लोग आएंगे और जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में ऑफिसर्स बैठे होंगे दोनों के लिए। तो फर्स्ट और सेकंड सही है। थर्ड वाला पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। देखो कभी भी हम लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स को फॉर्म करते हैं तो हैज़ वीकेंड द फेडरल स्ट्रक्चर, ये गलत है भाई। फेडरल स्ट्रक्चर आप देखो, फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है, सेंटर होता है, स्टेट होता है, लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं। सेंटर अपने हिसाब से चलता है, उसके पास सब कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं। स्टेट्स अपने हिसाब से चलता है, लोकल गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलती है। समझ में आ रहा है? तो ये ऑलरेडी फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करता है, ना कि वीकेंड करेगा। समझ में आया? क्योंकि भाई नॉर्मल से सेंटर अपनी अपनी लैंग्वेज में काम करेगी, स्टेट्स अपनी ओन लैंग्वेज में काम करेंगे, लोकल लेवल गवर्नमेंट अपनी लैंग्वेज में काम करेगी, तो वो और ज़्यादा स्ट्रेंडेंड होगा। अब तुम सोचो एक केस बन जाए, अगर यहाँ पे सबके लिए हिंदी थोप दी जाए, आप भी सेंटर भी हिंदी बोलेगा, स्टेट्स भी लोकल लैंग्वेज भी। अब सोचो यहाँ पे तमिलनाडु का एक बंदा कैसे हिंदी से रिलेट कर पाएगा? समझ में आ रहा है ना? दिक्कत होगी। तो इसीलिए क्या है, डिफरेंट जिस जिस स्टेट्स की जो लैंग्वेज है उसके बेस पे डिवाइड कर दो, पर ये सबके लिए बेस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ केसेस में बेस्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट स्टेटमेंट, फॉर्मेशन, तो ये तीसरा गलत है। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन लैंग्वेज। हाँ भाई ये तो ठीक है कि भैया फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेज। इससे क्या है, देखो तेलंगाना तेलुगु, ठीक है, केरला मलयालम, तो भाई उससे ऑब्वियस सी बात है कि जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है उनका डेवलपमेंट भी तो हो रहा है। तो अब हम इसके में मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आओ। तो हमने इसमें पढ़ा, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड गलत है ये। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। एलिमिनेशन टेक्निक कैसे काम आती है आपको पता पड़ेगा। थर्ड गलत है, थर्ड इसमें दिया है गलत हो गया, थर्ड इसमें दिया है गलत हो गया, थर्ड इसमें दिया है गलत हो गया, तो ये सही है। समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द यूनियन लिस्ट। अब देखो आपने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, इतनी सारी लिस्ट पढ़ी है, समझ में आ रहा है? तो इसका ऑप्शन मैं ज़्यादा टाइम दूंगा नहीं इसमें, करेंसी कम्युनिकेशन डिफेंस, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, एक बार इसको क्लियर कर लेना, कौन सी लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट आता है, पूछा जाता है एमसीक्यू में, हर साल आता है, हर साल। लो हैंगिंग फ्रूट्स है, आप ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ के आओगे, ऐसे टॉपिक्स को छोड़ के आओगे ना, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को गलत करते हो तो आप वैसे भी टॉपर और एवरेज में फ़र्क यहीं से आ जाता है। नाइन्थ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। तो ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पूछ रहा है। तो देखो रीजनल जैसे राष्ट्रीय लोकदल, तेलुगु दसम, तेलंगाना राष्ट्र समिति और शिरोमणि अकाली दल, तो ये है। अब इसके आगे हमें ये इलेक्शन सिंबल दे रखे हैं। देखो इसका इलेक्शन सिंबल, ठीक है, इसका काइट और ये चश्मा। देखो जो शिरोमणि अकाली दल है, या तो इसका ट्रिक होता है, ठीक है, या फिर इनका स्केल्स होता है। ये पंजाब के लोग हैं, तुम्हें पता है पंजाब में सबसे ज़्यादा खेती होती है। ठीक है, काइट, काइट का आई थॉट कार है इसका तेलंगाना का। ठीक है, और मशाल, मशाल का आई थॉट मुझे याद नहीं आ रहा अभी, बट इसका जो राइट आंसर है तेलुगु तसाम है, बी वाला। समझ में आ रहा है? क्योंकि मशाल नहीं है ये, इतना मुझे पता है। ठीक है, अब आपको ये कहाँ से करना है, ये देखो ये यहाँ से आपको ये चीज़ आपके एनसीईआरटी में ये पेज गिवन है। ठीक है, क्लियरली एक ये पेज गिवन है, इसको अच्छे से स्टडी कर लेना। ठीक है, देखो हर का दे रखा है, जैसे यहाँ पे राष्ट्रीय अकाली दल नल दे रखा है, लोक दल का नल हेडपम्प, तो इसका जो हेडपम्प है, इसका जो मसाल ना होके क्या है, हैंड पंप। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर है। कुछ ज़्यादा ही स्क्रबल हो जाती है राइटिंग, है ना? चलिए, तो इसको एक बार एनसीईआरटी से देख लेना, देखो क्वेश्चन बनते हैं भाई यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th लेवल का, 10th क्वेश्चन, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 10th क्वेश्चन देखते हैं। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, ठीक है, दे आर असर्शन और रीजन। अब असर्शन रीजन आया तो देखते हैं भाई क्या है। रीड बोथ द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं भाई, देखो असर्शन, देयर वाज अ सिविल वॉर इन द श्रीलंका। हाँ भैया असर्शन तो सही है। ठीक है, एन एक्ट वाज पास्ड 1956 टू सिक्योर डोमिनेंस ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी ऑन द गवर्नमेंट। हाँ भाई ये भी ठीक है, 1956 में एक एक्ट निकाला था भाई किसने, सिन्हाला कम्युनिटी ने। ठीक है, सॉरी, एन एक्ट वॉज पास्ड टू सिक्योर डोमिनेंस ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी ऑन द गवर्नमेंट। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो भाई अब ये दोनों सही हैं। अभी देखना है कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। ठीक है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो यहाँ क्वेश्चन को समझो, देयर वाज अ सिविल वॉर,
सिविल वॉर कब हुई थी? 2009 में हुई थी अराउंड, ठीक है। एन एक्ट वॉज पास 1956 सिक्योर द डोमिनेंस ऑफ द सोनाला कम्युनिटी। तो एक्चुअल में ये दोनों दोनों ऑप्शन सही हैं, यानी ए इज द करेक्ट, यानी एक मिनट, बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि इसमें ये वाला ऑप्शन आपका राइट है, बी वाला, कि भैया ए एंड आर दोनों ही सही है, बट आर जो रीजन दे रखा है ना, वो एक्चुअल में करेक्ट नहीं है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर मुझे दीजिएगा। ये लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इन द 17th सेंचुरी, ठीक है, द सिटी एल डेरोडो इन साउथ अमेरिका बिकेम फेमस एज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो भाई, नॉर्मल सी बात है, ये एल डेरोडो साउथ, ये जो हिस्ट्री में आपका एक चैप्टर है मेकिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन करके, ठीक है, ये वहाँ से लिया गया है। तो वैसे जो इन द एल डेरोडो इन साउथ अमेरिका बिकेम फेमस एज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका जो राइट आंसर होगा सिटी ऑफ गोल्ड होगा, ठीक है। एक बार आप इस चैप्टर को स्टडी कर लेना, देखो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा है एमसीक्यू में, ठीक है। आओ 13 क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है भाई। देखो, अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड करेक्ट ऑप्शन। अब ये हिस्ट्री से आपके पूछा है, देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछ लेते हैं आपसे, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें ऑप्शंस, ठीक है। अब देखिए, एक मिनट, चल, सॉरी, देखो सबसे पहले क्या हुआ, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, अराउंड 1931 में हुई है, ठीक है। साइमन कमीशन अराइव्स इन इंडिया 1928 में आया है। बिगिनिंग ऑफ डांडी मार्च 1930 में हुई है, ठीक है। इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा 1922 में हुआ अराउंड, ठीक है, अराउंड, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ आपका, सर फोर्थ वाला। तो जहाँ भी देखो, जहाँ फोर्थ ऑप्शन से स्टार्ट नहीं हो रहा, उसको काटो, उसको काटो। अब ये दो बचे आपके पास, एलिमिनेशन टेक्निक काम आ रही है, फर्स्ट सेकंड, तो देखो यानी फोर्थ, फिर सेकंड, फोर्थ और सेकंड, ठीक है। फिर हो रहा है आपका फोर्थ सेकंड, देखो इसमें भी फोर्थ सेकंड मिल रहा है, तो एलिमिनेशन टेक्निक में थोड़ा ये भी देखना रहता है आपको। फिर फिर इसके बाद आएगा आपका ये वाला थर्ड, ठीक है। तो इसमें थर्ड नहीं है, थर्ड इसमें एंड में, तो आपका जो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने ये ना आपको पोस्ट सेक्शन में भी डाला था ये क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों ने इसका सी आंसर दिया था, नहीं बेटा सी आंसर नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्योंकि इसमें जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वही लास्ट में हुआ था, ठीक है, इन तीनों के कंपैरिजन में। चलो आ जाओ। हाँ भैया, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पब्लिकेशन दे रखे हैं और यहाँ दे रखे हैं ऑथर्स, यहाँ पब्लिकेशन साइड में एक तरफ दे रखे हैं ऑथर्स, तो इसको डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले बंगाल गैजेट के बारे में बात करते हैं। तो बंगाल गैजेट, केसरी, रामचरितमानस, संवाद कौमुदी। तो आपको पता है जैसे केसरी किसका फेमस था, बाल गंगाधर तिलक का, ठीक है। आपको सारे ऑप्शन नहीं पता, एलिमिनेशन टेक्निक से आप कर दोगे, समझ में आ रहा है। रामचरितमानस किसने लिखा, तुलसीदास। आपको दो ही ऑप्शन मालूम पड़ गए, आपने केसरी बी, यानी बी का फोर्थ कहाँ कहाँ दे रखा है, बी का फोर्थ ये दे रखा, बी का फोर्थ और कहीं दे रखा है, यही हो गया, बाकी सब गलत हो गए, समझ में आ रहा है। वैसे आप मिला भी सकते हो, देखो ए का सेकंड, हाँ भैया जेम्स अगस्त एक की नहीं लिखा था ये, ठीक है। बी का फोर्थ आपने लगाया ये कि केसरी का भाई बाल गंगाधर तिलक। सी का वन, रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी। थर्ड ये संवाद कौमुदी राम मोहन रॉय की थी, ठीक है। तो एलिमिनेशन टेक्निक प्लस, एलिमिनेशन टेक्निक कहाँ आती है, कभी कभी कोई क्वेश्चन आ जाए, नॉलेज है, पर एक आधा ऑप्शन आ गया जो आउट ऑफ द सिलेबस है, आउट ऑफ द माइंड है आप ही के से, तो वहाँ एलिमिनेशन टेक्निक काम आती है, ठीक है। फाइंड द ऑड वन आउट, ये क्या है, देखो भाई, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारतीय एयरटेल लिमिटेड और इंडियन पोस्टल सर्विस। देखो भाई, ये है एक गवर्नमेंट एंटिटी और ये बाकी के तीनों हैं प्राइवेट एंटिटी, तो इसमें ये तीन और ये यही एक ऑड लग रहा है, तो यही आपका डी आंसर राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन, देख रहे हो भाई क्वेश्चन का लेवल, समझ में आ रहा है। जब आप इस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, इस क्वेश्चन के लेवल को समझते हो ना, तो आपका माइंड अपने आप ही डेवलप होने लगता है, ठीक है। द टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, दे आर असर्शन एंड रीजन। तो रीड बोथ द स्टेटमेंट्स केयरफुली, ठीक है। देखो अब भाई, रुपीज़ इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया, तो ये तो सही है भाई, रुपीज़ ही एक्सेप्ट की जाती है मीडियम ऑफ एक्सचेंज में। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द वर्ल्ड बैंक लीगलाइज द यूज ऑफ रुपीज़ एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट इन इंडिया। नहीं भाई, वर्ल्ड बैंक क्यों आएगी, इधर तो आरबीआई आएगी ना।
हु इज वर्ल्ड बैंक यार, आरबीआई आई, तो इसका ऑब्वियस होता है असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग, तो सी इसका सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस हैव बीन मेड अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं 2005 में आई थी ये एम जी नरेगा स्कीम। अभी इसका हाल ही में अभी नाम चेंज हुआ है, इसको किया गया जी राम जी करके। ठीक है, तो हो सकता है जो 9 से 10th में आएंगे उनको जी राम जी पढ़ना पड़े। ठीक है, और अच्छी भी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। ठीक है, चलो आओ। तो गवर्नमेंट इंश्योर्स 100 days एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल द रेजिडेंट्स। देखो पहले क्वेश्चन को समझो कि भाई एम जी नरेगा अगर जिस भी बच्चे ने पढ़ा हुआ ना वो आराम से इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डील करके जाएगा। अब बच्चे फंसता कहाँ है, गवर्नमेंट इंश्योर्स 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल रेजिडेंट्स। देखो यहाँ ऑल वर्ड आया, ऑल वर्ड ने काम खराब कर दिया, वैसे ये स्टेटमेंट सही था, ऑल रेजिडेंट्स भाई उसमें तो ऑल में सभी आ गए ना, अर्बन रूरल, पर तो ये तो जो स्कीम बनी वो तो रूरल लोगों के लिए बनी है, तो ये गलत हो गया। गवर्नमेंट इंश्योर 200 days, भैया 200 days का तो लिखा ही नहीं है। ठीक है, अब आया देखो, गवर्नमेंट इंश्योर्स 200 days एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल रूरल रेजिडेंट्स। अगर यहाँ 200 की जगह 100 होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ग्रेन्स इन एक्सचेंज ऑफ वर्क रूरल एरियाज। नहीं भैया, ग्रेन व्रेन ऐसा कुछ नहीं, काम ही देंगे, अगर काम नहीं दे पाएंगे तो उस केस में कुछ ना कुछ अलाउंस देंगे। अगर मान लो गवर्नमेंट ने वादा किया कि हम 100 दिन तक तुम्हें काम देंगे, गवर्नमेंट ने काम दे पाया 70 दिन, तो बाकी 30 दिन का गवर्नमेंट उनको पैसा देगी, अलाउंसेस देगी। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस द बेनिफिशियरीज इन केस ऑफ फेलियर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। हाँ भाई ये ठीक है, इसका समझ में आ रहा है, डी ऑप्शन सही है। चलिए, रीड द 18 क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड करेक्ट ऑप्शन। भाई ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स पढ़ा है ना मैंने ग्लोबलाइजेशन से। एल स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, पी स्टैंड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन, तो अब बस ग्लोबलाइजेशन से उन्होंने पूछ लिया। तो गवर्नमेंट रिड्यूसेस द ट्रेड बैरियर्स, जब भाई कंट्री टू कंट्री ग्लोबलाइजेशन होता है तो गवर्नमेंट को ये चीज़ करनी पड़ती है कि भाई वो ट्रेड को रिड्यूस करते हैं, जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं उसको कम करते हैं, तो ऑप्शन एक तो सही है। गवर्नमेंट रिड्यूसेस कंपटीशन अमंग द प्रोड्यूसर्स, ये तो गलत है। आप एक चीज़ सोचो, एक कंट्री है, एक कंट्री है, जब इस कंट्री में जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको कम कर दिया गया है, इस कंट्री में भी सेम ऐसा ही है, तो आप सोचो जब यहाँ के प्लेयर यहाँ जाएंगे, यहाँ के प्लेयर यहाँ आएंगे, तो कंपटीशन बढ़ेगा ना कि घटेगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, गवर्नमेंट रिड्यूसेस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैक्सेस, बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट रिमूव्स रेस्ट्रिक्शंस इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट रिमूव्स रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये भी ठीक है। अब देखो वही एलिमिनेशन टेक्निक, जहाँ सेकंड आ रहा है वही गलत है। सेकंड इसमें आया, ठीक है, सेकंड इसमें आया, सेकंड इसमें आया, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ। मज़ा आ रहा हो तो बताना भाई, तुम लोगों को समझ में आया, थोड़ा सा लिख दिया करो भाई, बहुत मेहनत लगती है यार, गला सूख गया पढ़ाते पढ़ाते, कोई दिक्कत नहीं है। पर कैपिटा इनकम इज द क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी पर कैपिटा इनकम के अगर बेस पे देखा जाए तो सबसे पहले भाई पर कैपिटा इनकम को कौन मेजर करता है? पर कैपिटा इनकम क्राइटेरिया डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वो है वर्ल्ड बैंक का। समझ में आया? वर्ल्ड WHO ऑब्वियसली होता है, हेल्थ से रिलेटेड होगा। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये ट्रेड से रिलेटेड होगा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, भाई ये किससे रिलेटेड है? इसका काम होता है पॉवर्टी इनक्वालिटी अचीव SDG सोशल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, ये रिलेटेड रहता है। तो पर कैपिटा इनकम कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करता है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम पैसों से रिलेटेड है, तो वर्ल्ड बैंक आप याद रख सकते हैं। आता है क्वेश्चन यहाँ से, समझ में आया? एक UNDP, ठीक है, एक वर्ल्ड बैंक, चैप्टर 1 में गिवन है, अच्छे तरीके से जाके बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट, ये मैंने पोस्ट में भी क्वेश्चन डाला था, पता नहीं बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत जवाब दिया, पर यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, रामा एक फार्मर है, सी नीड्स लोन फॉर एग्रीकल्चर वर्क, भैया उसे पैसा चाहिए एग्रीकल्चर वर्क के लिए, कुछ भी खेती वेती करनी है उनको बढ़िया तरीके से। ठीक है, पैसा ले लिया, लेना है उन्हें, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ अ लोन विल बेनिफिशियल फॉर रामा। अब इन चार सोर्स दे रखे हैं, इन चारों सोर्सों में से रामा को किससे लोन लेना चाहिए, किससे नहीं लेना चाहिए, ये अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें फाइंड करना चाहिए। देखो बैंक से तो करना चाहिए, क्योंकि भाई हमारी RBI सबको बोलती है कि भाई एग्रीकल्चर अगर फील्ड से कोई भी फार्मर हमारा आपके पास लोन लेने आता है तो उसको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दीजिए, ये तो हमारी गवर्नमेंट बोलती है, तो बैंक गवर्नमेंट बात देखिए ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप, भाई नॉर्मल से होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो गांव में जब बहुत सारी वुमेन्स वुमेन्स
गैदर्ड होती हैं, तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में लोन लेती हैं, ठीक है, तो उसको भी एग्रीकल्चर पर्पज से यूज़ करते हैं, कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है उनको, ये भी पता है। गवर्नमेंट किसानों के लिए स्कीम्स लेकर ही आती है लोन से रिलेटेड 50 तरह की, तो गवर्नमेंट सोर्स से भी लेना चाहिए, बट जो नहीं लेना चाहिए वो एग्रीकल्चर ट्रेडर से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सब प्राइवेट प्लेयर होते हैं और हाई इंटरेस्ट रेट पे क्या देते हैं, लोन। तो इसमें क्या है, एलिमिनेशन टेक्निक, जहाँ सेकंड सेकंड इसका गलत ऑप्शन है, तो सेकंड सेकंड जहाँ जाए हटाओ 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 और लगाओ। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ओह सॉरी, आपके 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा पढ़ाकर। आपको अगर यहाँ कोई फीडबैक देना है तो प्लीज़ आप दे सकते हैं, ठीक है, ओपन दिस कमेंट बॉक्स, ओपन ओपन फॉर ऑल, ठीक है, क्योंकि भाई नॉर्मल सी बात है, मेरा काम है पढ़ाना, आप लोग मुझे प्यार से फीडबैक दीजिए, मैं उस पर ज़रूर इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम थोड़ा वॉइस वॉइस का ये रहता है कि मैं थोड़ा लेट नाइट वीडियो बनाता हूँ, इधर आसपास ऐसा कोई शांत वाला माहौल नहीं है, तो थोड़ा वॉइस का थोड़ा इशू हो सकता है, मैं कुछ ना कुछ ऐसा मैनेज करूँगा जो जहाँ से ये वॉइस वगैरह का थोड़ा सा सीनरियो कम हो। बाकी कंटेंट कैसा लगा, ठीक है, अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय।